जब भी बात होती है फ्रीडम फाइटर्स की तो नवाब सिराजुद्दौला साहब का नाम सर फहरिस्त आता है। इनकी वजह शोहरत 1757 में लड़ी गई बैटल ऑफ प्लासी है। ये बैटल ऑफ प्लासी अपने अंदर एक गैर मामूली नौयत की जंग थी। ये सिर्फ नवाब ऑफ बंगाल और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान जंग ना थी, बल्कि इसके ऊपर टिका था पूरे बरे सगीर का मुस्तकबिल। आप अंदाज़ा करें कि नवाब सिराजुद्दौला साहब की 50,000 की फ़ौज को अंग्रेज़ की सिर्फ 3,000 फ़ौज ने शिकस्त दे दी। इसके मुहर्रकात देखें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बंगाल बर्रे सगीर की अमीर तरीन रियासतों में से एक थी। बंगाल के पास पूरे बर्रे सगीर में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन पाई जाती थी और ये बंगाल एक बहुत बड़ा ट्रेड हब था। होता कुछ यूँ है कि 1756 में जब नवाब सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं तो इनके मुखालफीन भी जन्म ले लेते हैं। इनके मुखालफीन में मेहरुन्निसा, जगत सेठ, महताब चंद, शौकत जंग ये तो शामिल थे, लेकिन जिन्होंने इस शिकस्त में अपना भरपूर किरदार अदा किया वो थे मीर जाफ़र, यार लुत्फ़ और ओमन चंद साहब। असूल एक ये मुतय्यन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब कहीं पर ट्रेड करेगी तो वो उस इलाके के नवाब को टैक्स पे करेगी। वो ना तो उस नवाब की परमिशन के बगैर कोई एक्सपेंशन कर सकती है, ना कोई बिल्डिंग तामीर कर सकती है, ना कोई फोर्ट तामीर कर सकती है और ना अपनी कोई स्टैंड अप आर्मी खड़ी कर सकती है। होता कुछ यूँ है कि कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट विलियम का आगाज़ कर देती है। ये बात जब सिराजुद्दौला साहब को पता लगती है तो वो फैसला करते हैं कि कोलकाता में जाकर जंग की जाए, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए तसल्लुत को बड़ी दूरअंदेशी से देख रहे थे। नवाब सिराजुद्दौला आते हैं, कोलकाता के अंदर इनकी जंग होती है अंग्रेज़ों के साथ, जहाँ पर इनको फतह नसीब होती है। अब यहाँ पर एक ट्रेजेडी होती है जिसे तारीख में लिखा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये एक कोठरी थी जो फोर्ट विलियम में बनाई गई थी, जिसको सिर्फ 6 प्रिजनर्स रखने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर 146 प्रिजनर्स जो हैं वो अंग्रेज़ों के वो रख दिए जाते हैं और जब इसे खोला जाता है तो सिर्फ 23 जिंदा बचते हैं। ये बात लॉर्ड क्लाइव तक पहुंचती है। लॉर्ड क्लाइव जो उस वक़्त मद्रास में मौजूद थे। लॉर्ड क्लाइव जंगी सलाहियतों के साथ साथ वफादारियां खरीदना भी जानते थे। इनको मालूम था कि सिराजुद्दौला के दरबार में इनके मुखालफिन बहुत हैं। सो ये तय होता है कि इनकी खुफिया मीटिंग कराई जाती है मीर जाफ़र के साथ। अब मीर जाफ़र को इस बात की यकीन दहानी कराई जाती है कि नवाब सिराजुद्दौला साहब को हराने के बाद जो बंगाल की नवाबी है वो मीर जाफ़र के सुपुर्द कर दी जाएगी। मीर जाफ़र इसी के इंतज़ार में था। लॉर्ड क्लाइव अपनी कुछ शराइत नवाब सिराजुद्दौला के सामने रखते हैं। वो शराइत कुछ यूँ थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी भी ट्रेड करेगी उसका टैक्स नहीं देगी। वो जहाँ पर भी जहाँ चाहे जब चाहे कोई फोर्ट तामीर कर सकती है। ये शराइत नवाब सिराजुद्दौला को बिल्कुल मंजूर ना थे। उन्होंने फैसला किया लॉर्ड क्लाइव के साथ जंग करने का। इधर मद्रास से लॉर्ड क्लाइव अपनी 3,000 की फ़ौज लेकर निकलता है और उधर मुर्शिदाबाद से सिराजुद्दौला 50,000 की फ़ौज लेकर आते हैं। ये प्लासी के मैदान में दोनों अफवाज का पड़ाव होता है। अब देखने में तो नवाब सिराजुद्दौला साहब की जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी बनिस्बत ईस्ट इंडिया कंपनी के। नवाब सिराजुद्दौला साहब की फ़ौज का जो सेंट्रल पॉइंट था उसको लीड कर रहे थे मीर मदन। लेफ्ट विंग पास था मीर जाफ़र के और राइट विंग था यार लुत्फ़ खां के। अब मीर मदन तो बड़ी जवान मर्दी के साथ लड़ा, बड़ी हिम्मत के साथ लड़ा, लेकिन क्या हुआ कि मीर जाफ़र और यार लुत्फ़ खां ने अपनी अपनी रेजिमेंट्स को रोक लिया। इनकी अफवाज ने, इनकी रेजिमेंट ने प्रोसीड ही नहीं किया। अब जंग के हालात क्रूशल होते जा रहे हैं। सिर्फ एक सेंट्रल पॉइंट जो है, एक सेंटर विंग जो है वो ही लड़ रहा है 3,000 आर्मी के साथ। ये सूरत हाल देखकर सिराजुद्दौला आते हैं मीर जाफ़र के पास। अब मीर जाफ़र इन्हें यह मशवरा देता है कि आज के लिए जंग रोक दी जाए। अब सिराजुद्दौला को ये मालूम तो था कि ये मेरा मुखालिफ है, ये मुझसे हसद रखता है, लेकिन फिर भी कुदरत को शायद कुछ और मंजूर था। नवाब सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र की बात मान ली और उसने आर्मी को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया।
इसी हुक्म के साथ मीर जाफर ने सिग्नल भेजा लॉर्ड क्लाइव की तरफ। जैसे ही सिराजुद्दौला की फौज वापसी को टर्न लेती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ने उन पर पीछे से हमला कर दिया और इसी दौरान इसी नफसा नफसी में नवाब साहब की फौज को भागना पड़ा। और ये बड़ी एक जिल्लत आमेज शिकस्त थी जो कि नवाब साहब को अपनी कैरियर में मिली। नवाब साहब को भी वो मैदान जंग छोड़कर फरार होना पड़ा। नवाब साहब पटना की तरफ फरार होते हैं, लेकिन मीर जाफर के आदमी उन्हें ढूंढकर मार देते हैं। अब इसके बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है बंगाल का। अब बंगाल क्योंकि अब टोटली तसल्लुत में आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के, मेन ट्रेड हब जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। बंगाल की तमाम बंदरगाहें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। यहां से असल हिस्ट्री का टर्न होता है जो पूरे का पूरा बर्रे सगीर अंग्रेजों के दामन में जा गिरता है। अगर ये लड़ाई नवाब साहब जीत जाते तो अंग्रेज हमेशा के लिए बर्रे सगीर से बाहर हो जाते, लेकिन बंगाल जैसी बड़ी सरमायादार रियासत पर काबज होने के बाद अंग्रेज ने अपने पांव यहां पर जमा लिए और इसी से तारीख रकम है हमारी 200 साल की। अब मीर जाफर जैसे गद्दार के साथ क्या बना कि उसको भी नवाबी रास नहीं आई। कुछ ही देर बाद लॉर्ड क्लाइव ने उसको भी बदल डाला। तो यही अंजाम होता है गद्दारों का जो मीर जाफर के साथ हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।